वेदांता सक्सेस में आपका स्वागत है। यह डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट रहेगी। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड में। प्रधानमंत्री ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलते हुए कृषि कानूनों को लेकर विपक्ष को केवल बेनकाब ही नहीं किया बल्कि उसे निरुत्तर भी किया। शायद इसी कारण कांग्रेस ने सदन का बहिष्कार करना पसंद किया। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के संबोधन को सुनने से इनकार करके इस आक्षेप को सही ही सिद्ध किया कि उसका एक तबका दूसरे से अलग व्यवहार कर रहा है। समझना कठिन है कि कांग्रेस एक ही मसले पर लोकसभा और राज्यसभा में अलग अलग रवैये क्यों अपनाए हुए हैं। हो सकता है कि यह भी कोई उसकी रणनीति हो, लेकिन यह तय है कि उसके पास इस सवाल का जवाब नहीं कि वह कृषि कानूनों का विरोध क्यों कर रही है और ऐसा करते हुए उन तत्वों के साथ क्यों खड़ी है जो आंदोलनकारी नहीं बल्कि आंदोलनजीवी हैं। यह अच्छा हुआ कि प्रधानमंत्री ने उदाहरण देकर आंदोलनजीवी और आंदोलनकारी के भेद को रेखांकित किया। आंदोलन के नाम पर हिंसा करने, सरकारी गैर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और नफरत फैलाने वाले आंदोलनकारी नहीं कहे जा सकते। गणतंत्र दिवस पर उपद्रव के साथ टोल नाकों पर कब्जे की कोशिश यही बयान करती है कि कृषि कानून विरोधी आंदोलन में आंदोलनजीवी किस्म के लोग घुस आए हैं और जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा, इन तत्वों ने इस आंदोलन की पवित्रता को कलंकित किया है। यह अफसोस की बात है कि किसान नेता इसकी परवाह नहीं कर रहे हैं। अब जब प्रधानमंत्री ने कृषि कानूनों में कमी बताने और नए सिरे से बात करने के लिए किसान नेताओं को आमंत्रित किया है तो उन्हें अपनी यह जिद छोड़कर आगे आना चाहिए कि इन कानूनों को वापस लिया जाए। वैसे भी इस जिद का कोई मतलब इसलिए नहीं क्योंकि ये कानून किसानों पर बाध्यकारी नहीं हैं। इनके जरिए किसानों को अनाज बिक्री के मामले में एक और विकल्प दिया गया है। किसान नेताओं और विपक्षी दलों को यह बताना चाहिए कि आखिर कृषि उपज की बिक्री का एक और विकल्प समस्या कैसे बन सकता है जब ऐसी बाध्यता ही नहीं कि किसानों को इस नए विकल्प को अपनाना ही होगा, तब फिर विरोध का औचित्य क्या है। यह सवाल इस दुष्प्रचार की पोल ही खोलता है कि किसानों ने जिन कानूनों की मांग ही नहीं की उन्हें उन पर थोपा जा रहा है। इन कानूनों के संदर्भ में यह तर्क एक कुतर्क ही है कि सरकार को लोगों की मांग के आधार पर कानून बनाना चाहिए। क्या यह कहने की कोशिश की जा रही है कि सरकारों को तब तक हाथ पर हाथ रखकर बैठना चाहिए जब तक किसी कानून का निर्माण करने की मांग न होने लगे। अध्यक्ष जी, जिस समय पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया था उस समय उन्होंने देश की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया था।
इसके साथ ही मैं मंत्री महोदय को यह भी स्मरण दिलाना चाहता हूँ कि शायद उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया कि इस बार जो राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं उनमें रेलवे प्रशासन को केवल 2 ही प्राप्त हुए हैं, जबकि मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारी सेना के बाद अगर किसी ने युद्ध काल में सराहनीय कार्य किया है तो वह रेलवे प्रशासन अथवा रेलवे कर्मचारी और अधिकारी हैं। इसलिए उनके मनोबल को बनाए रखने के लिए और उनको प्रोत्साहित करने के लिए रेल मंत्री को इस बात पर भी ध्यान रखना चाहिए और इसका प्रयास करना चाहिए कि जो भी इस तरह के प्रोत्साहन मिले उनमें रेलवे का विशेष ध्यान रखा जाए। पैरा रेल मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में भी रेलवे कर्मचारियों की प्रशंसा की है या उनको प्रोत्साहन दिलाया है, लेकिन यह प्रोत्साहन शांति काल में भी बना रहना चाहिए। रेलवे ने युद्ध काल में जो काम किया वह तो देश की रक्षा का महान उद्देश्य था, लेकिन उसके बाद देश के निर्माण में या गरीबी मिटाने के लिए जो युद्ध होता है उसमें भी प्रत्येक रेलवे कर्मचारी का मनोबल उसी तरीके से बना रहे, इसके लिए भी रेल मंत्री महोदय को कुछ कदम उठाने की आवश्यकता है। मैं ऐसा मानता हूँ कि वह किसी भी तरीके से करें, उनका तरीका कुछ भी हो, लेकिन उनको यह करना चाहिए कि जितने भी रेलवे कर्मचारी हैं, जो भी रेलवे को मुनाफा हो उसमें वह साझेदार हों। चाहे आप उनको बोनस के रूप में कुछ दें, चाहे किसी और तरीके से दें, लेकिन हर वर्ग के रेलवे कर्मचारी को मालूम होना चाहिए कि यदि वह देश के निर्माण के संबंध में ठीक तरह से काम करेगा तो उसको पुरस्कार के रूप में या वेतन के अंश के रूप में अपने वेतन के अलावा पैसा मिलेगा। इसी प्रकार इस संबंध में मैं एक और सुझाव देना चाहता हूँ। स्वतंत्रता के बाद रेल प्रशासन भारत सरकार का प्रशासन हो गया, लेकिन यह लोकसभा एक विशेष उद्देश्य को लेकर चुनी गई है। यह उस कार्यक्रम का एक नमूना ही है। गांधी जी ने जीवन के सभी पहलुओं पर प्रकाश डाला था। धन को वे संयम से व्यय करने के हक में थे।